नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं कक्षा 9 और 10 का गणित NCERT का कंटिन्यू करूंगा, जिससे CBSE बोर्ड के बच्चे भी लाभ ले सकते हैं। और खास कर चूंकि ये वीडियो हिंदी में होगा, इसलिए यूपी बोर्ड और अन्य हिंदी मीडियम के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 के गणित का पहला प्रश्न करवा दिया था। उसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न होगा। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न संख्या 2 में, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो किसने दिया था? पहली संख्या 26 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 26 2 से कटेगा 13 आएगा, 13 को 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी 26 बराबर 2 गुणे 13। इसी तरह 91 के लिए 91 7 से कटेगा, 7 से काट दिया 13 आ गया, फिर 13 को 13 से काट दिया 1 आ गया। तो इस प्रकार से 91 बराबर 7 गुणे 13। और इस प्रकार से HCF जो होगा, HCF जो होता है दोनों में कॉमन है। या यूं कहें कि HCF किन्हीं दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में अगर हम उनको घातांकों के रूप में लिखते हैं तो छोटी घात वाला कॉमन संख्या गुणे दूसरी छोटी घात वाला कॉमन संख्या गुणे इसी प्रकार से जो भी आंसर आता है वो HCF होता है। फिलहाल यहाँ पे जो कॉमन है वही HCF है। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो छूट रहा है उन सारी गिनतियों को भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि 2 गुणे 7 ये तो कॉमन नहीं है और 13 कॉमन है, तो सबको गुणा करने पर आएगा 182। तो एक आंसर ये हो गया HCF बराबर 13 और एक आंसर हो गया LCM बराबर 182। इसी प्रकार जब हम जांच करेंगे तो जांच में क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। अब देखिए गुणा करने पर ये भी संख्या वही आ रही है और ये भी संख्या वही आ रही है, तो इस प्रकार सत्यापित हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 510। 510 को काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट दिया, 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 5 से काट दिया 17, 17 से काट दिया 1। यानी 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसी प्रकार 92 को हमने काट दिया है, यहाँ पे 92 बराबर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब HCF की बात करें तो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो देखिए ये वाला तो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी गिनती कॉमन नहीं है, इसलिए इनका HCF हो जाएगा 2। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए कॉमन है, इसको एक बार लिखा, अब बचा क्या? 2 बचा 3 बचा, 2 गुणे 3 हो गया, 5 बचा 17 बचा, 5 गुणे 17 हो गया और 23 भी बच गया। सबको गुणा करने लिया गया क्योंकि LCM है, ये आंसर आ गया। फिर ठीक पुराने क्वेश्चन की तरह जांच कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23460। देखिए HCF 2 है और LCM 23460। अब गुणा करने पर ये भी 46920 आएगा और ये भी 46920। इस प्रकार वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड, ये भी सत्यापित हो गया। इसी तरह तीसरे भाग की बात करें तो 336 और 54 था। 336 को हमने ऐसे काट लिया, तो देखिए क्योंकि 2 से 4 बार कटा है तो 2 का घात 4 हो गया, 3 से 1 बार कटा है तो 3 हो गया, गुणे 7 हो गया। इसी तरह इसकी बात करें तो 2 गुणे 3 का घात 3 हो गया। अब HCF क्या होता है? जो कॉमन है उसकी छोटी घात। तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि घात यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो छोटी घात 2 होगा, 2 लिख दिया। ये भी कॉमन है, इसका छोटी घात यहाँ वाला है 3 है, 3 लिख दिया। अब दोनों को गुणा करने जो आएगा वो HCF होगा, यानी 6। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसका बड़ा घात, तो बड़ा घात 2 का घात 4 है। इसी तरह ये कॉमन है उसका बड़ा घात, और जो कुछ छूट रहा है वो भी लिख लेते हैं। तो इन सबको गुणा करने पर आ जाएगा 3024, क्योंकि ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7।
अब आगे जांच कर लेते हैं पिछले प्रश्न की तरह, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM, तो 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024, तो 18 144 बराबर 18 144, इस प्रकार ये भी सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और उसमें पहला प्रश्न है तीसरे का पहला 12, 15, 21 तीन संख्याएं हैं, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3, 4 गुणे 3 12 होता ही है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब हम अगर HCF की बात करें तो जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन है? 3, HCF हो गया। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कुछ छूट गया उसको भी लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और सबको गुणा करने पर आ जाएगा 420। तो इस प्रकार तीसरे का पहला प्रश्न भी हो गया। अब तीसरे के दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं और इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा प्रश्नावली ही प्रयास करता हूं मैं खत्म कर दूं इसको। हल देखते हैं तीसरे का जो आपका दूसरा प्रश्न है, उसमें लिखा गया है 3 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उनका आपको HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आप लोगों को बताया था, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। तो तीसरे का जो दूसरा है उसमें लिखा गया है 17, तो 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे, अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 17 को केवल 17 ही लिख सकते हैं, गुणे 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक के बारे में मैंने कहा था, आपको बाद में बताऊंगा, जो हमारी अभाज्य संख्या वाली वीडियो थी, तो उसमें आप जान लीजिए एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अंग्रेजी में अगर बोले तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर अपोजिट, यानी एक भाज्य और अभाज्य दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो अलग प्रकार की संख्या है। क्योंकि भाज्य की परिभाषा होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अब एक के पास तो एक ही गुणनखंड होता है, और अब अभाज्य की परिभाषा है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य की परिभाषा है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो भाई एक के पास ना तो 2 गुणनखंड है ना तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब 17 हो गया, इसी प्रकार लिखा गया है 17 के बाद 23 और 29। 23 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 23 ही लिखेंगे केवल 23, और 29 की बात की जाए तो केवल 29। अब देखिए इन सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम समझने के लिए केवल गुणे 1 लगा देते हैं सब में, जिससे हमारी समझ ज्यादा विकसित हो जाए। हालांकि अभाज्य गुणनखंड में ये चीज नहीं आता है, लेकिन केवल समझने के लिए। तो HCF की बात करें तो सब में कॉमन क्या है? 1, और यही हो गया आंसर आपका। LCM की बात करें तो LCM में आपको क्या करना है, सारी संख्याएं जो कॉमन है उसको भी लिख लेना है, 1 है, गुणे जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है, और इस प्रकार से सबको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा उसको चेक कर लेते हैं। 17 23 29 है, 17 गुणे 23 गुणे 29 आ जाएगा 11,339, ये हो जाएगा 11,339, और ये हो जाएगा देखिए 11,339, ये आपका हो जाएगा 11,339, और इससे अपडेट हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हैं। ये तीसरे प्रश्न में दिया है 8, 9 और 25। तीसरे प्रश्न में है 8, 9 और 25। अब देखिए 8 की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे 2 का घात 3, 9 की बात करें तो 3 का घात 2, 25 की बात करें तो 5 का घात 2। अब यहाँ भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसी तरह गुणे गुणे लिख सकते हैं हम। हालांकि अभाज्य गुणनखंड में एक चीज नहीं आता है गुणे, इसको उल्टा दे रहा हूं मैं, खाली समझाने के लिए लिखा था। इसी तरह से इसमें देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो इससे क्या होगा 1 छुपा रहता है। LCM की बात करें तो चूंकि सारी संख्याएं अलग अलग अभाज्य गुणनखंड रखती हैं, इसलिए इनका गुणा ही हो जाएगा। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर,
गुणा करेंगे आप 2 का क्यूब 8, 25, 25 रखते हैं 200 और 9, 9 दूनी 18, 1800। ये 1800 आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 और एलसीएम हो जाएगा 1800। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी खत्म, तीसरे का तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब चौथे भाग की बात करते हैं। चौथे भाग में बड़े मजेदार चीज लिखी हुई है, लिखा गया है एचसीएफ 306 657। एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और लिखा गया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। तो आपको पता करना है एलसीएम 306, 657। अब देखिए आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाले अपने वीडियो में बताया था कि इसको क्या पढ़ते हैं, 306 और 657 का मासा बराबर कितना है 9। 306 और 657 का लासा कितना है ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए एक सूत्र लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था आपको, HCF A, B गुणे LCM A, B बराबर AB। तो उसी सूत्र को रखते हैं, AB की जगह 306 और 657। तो HCF 306, 657 गुणे LCM 306, 657 बराबर 306 गुणे 657। अब देखिए एचसीएफ इस पूरे का मान दिया है 9, तो 9 गुणे एलसीएम 306, 657 बराबर 306 गुणे 657। तो अब आप देखिए ये संख्या गुणा कर रही है, इस पूरे का मान निकालना है, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग कर लेगा। 306, 657 बराबर 306 गुणे 657 पूरे का लगा 9 से इसको काट दीजिए। तो 9 3 27, 9 चौक 36, ये आ गया 34 गुणे 657। ये आ गया आपका 34 गुणे 657, 22,338 आंसर आएगा आपका 22,338। और इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी खत्म हो गया, 22,338। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। कह रहा है जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपको जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n। क्वेश्चन नंबर 5, 6 का घात n जहां n बराबर प्राकृत संख्या। अब ये शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो आप देखिए अगर हम शून्य पर समाप्ति की बात करें तो कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब वो 10 के गुणज में हो, यानी 10 के गुणज में। अगर 10 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम, 10 के अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें क्या आएगा 2 गुणे 5। यानी किसी संख्या को अगर शून्य पर समाप्त करना है इस प्रकार की संख्या, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर आने चाहिए। इसके आधार के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर आने चाहिए। अब 6 पावर n में आधार बराबर कितना है 6, और 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आएगा 2 गुणे 3। अब चूंकि इसमें 2 और 5 दोनों नहीं है, यानी वो कहे 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, इसलिए 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। जहां
n बराबर प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जहां पे आपको व्याख्या करना है कि दी गई संख्या भाज्य क्यों है। अब देखिए, अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो मैंने आप लोगों को भाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी। उसमें ये बताया था कि वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 भाग दिया गया है, देख लेते हैं दोनों भागों को। क्वेश्चन नंबर 6 पहला भाग है, लिखा गया है 7 × 11 × 13 + 13। 7 × 11 × 13 + 13। अब इसकी हम अगर बात करें तो अगली लाइन में हम 13 कॉमन कर सकते हैं, तो आएगा 7 × 11 + 1 बराबर 13 × 77 हो गए, 78 हो जाएगा। अच्छा, 78 हो गए, इसके तो 2 गुणनखंड निकल ही आएंगे, और अगर हम चाहें तो उन्हें एक भी लिख सकते हैं। तो इन सबका जो गुणनफल आएगा वो एक ऐसी संख्या आएगी, एक ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और इस प्रकार से व्याख्या हो गया आपका। अगली संख्या की बात करें अगर, तो दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें लिखा गया है, दूसरा पार्ट जो है उसमें लिखा गया है 7 6 5 4 3 को गुणा करके 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस करके 5। अब उसी तरह से इसमें भी देखें तो 5 है कॉमन, तो आपका बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 का कोई मतलब ही नहीं, और प्लस 5। अब देखिए 7 छक 42, 42 और 3 दूनी 6 चौक 24, 42 × 24 कर लेते हैं, 42 × 24 और प्लस करके कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 1013, 1013। यह आ जाएगा 5 × 1013 सारा आंसर लगा के। और गुणे एक इसमें भी लिख सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से एक ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, तो बराबर एक भाज्य संख्या है। केवल एक भी लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, यहां पे लिख देते हैं एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। और ये आपका व्याख्या हो गया इस प्रकार। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए जैसे कोई गोल है घेरा, तो इसमें क्या करना है, एक ही स्थान से जो है 2 बच्चे चल रहे हैं, एक सोनिया है जिसको 18 मिनट लगता है और एक आपका है रवि जिसको 12 मिनट लगते हैं। यहां से यहां तक जाने में एक को सोनिया लिख देता हूं मैं, सोनिया, सोनिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो
तो ध्यान रखिए, एक चक्कर कंप्लीट में 18 मिनट 12 मिनट, 2 चक्कर में इसको लगेंगे 36 मिनट और इसको लगेंगे 24 मिनट, 3 चक्कर में इसको लगेंगे 18 या 54 और इसको लगेंगे 36 मिनट। तो देखिए ये कह रहा है कितने समय बाद वे एक प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों संख्याओं कायदे के क्वेश्चन को पढ़ के हम पाते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि ये गुणज लिखे जा रहे हैं। और सबसे पहले कब मिलेंगे, जब सबसे पहले वे सही एक ही टाइम पे एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तो ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है कौन सी है, 36। इसलिए अभीष्ट समय बराबर 18 व 12 का लासा बराबर 18 और 12 का जब आप लासा निकालते हैं तो आ जाएगा 36। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए। 18 12 2 से काट दिया 9 6 2 से काटेंगे तो 9 ऐसे रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर आप 3 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे 1 1 3 3 का 9 9 दूनी 18 दूनी 36। तो अभी समय बराबर 18 मिनट। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की गणित की खत्म हो गई। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, बटन क्लिक कीजिए और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो ट्रिकी सॉल्यूशन कंपटीशन वाले हमारे भाइयों बहनों के लिए हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।